हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम यूपीसी नेट पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हमने 7 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अभी तक अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे तो प्लीज वो जाके देख के आए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बच्चों, ये अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बच्चों, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें 5 टेस्ट सीरीज है। 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है एंड ये हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे है। और एक टेस्ट सीरीज है जो सबके लिए फ्री है, तो उसका मौका जरूर उठाए। तो चलो बच्चों, अब हम हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। इसके लिए पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे फोर्स का हमें पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 और एरिया का होता है L2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ML-1 T-2, तो ये हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। बच्चों, फोर्स एंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखो, बाकी सबका तुम आसानी से बना सकते हो। फोर्स का हमें याद था MLT-2, एनर्जी का ML2T-2 होता है। तो आपको वो आप किसी भी क्वांटिटी का आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ML-1T-2। Ball is dropped from a height of 20 meter. Time taken to reach the ground. यहाँ पे हाइट दी गई है, ड्रॉप्ड बोला गया है। हाइट दी गई है 20 मीटर और यहाँ पे क्या बोला गया है, अ बॉल वॉज ड्रॉप्ड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड बताना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला। इसमें ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो टी स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, 2h/g, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे मोशन होगी, इसकी एक्सेलरेशन g जितना होगा, इसीलिए एक ही जगह पे मैंने g लिख दिया। तो 2h, 2 इंटू 20 बाय जी को हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर या फिर 4 लिख सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड मिल गया हमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following is not a vector quantity? इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये बताना है। तो देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वर्क। फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी v²/r जितनी। तो यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन हुई, टुवर्ड्स द सेंटर, ये रहा हमारा आंसर। इफ अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो हमें बताना है।
तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, लेकिन यहाँ पे उसी वायर को स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर दी गई है। तो लेंथ डबल होगी, लेकिन जो वायर का वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस एरिया हमें निकालना पड़े, उससे अच्छा हम इसको ना वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने एल से उसको गुना कर दिया और एल से भागा भी कर दिया, तो हो जाएगा रो एल स्क्वायर ए एल, जिसको हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या मिला, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर मिल गया। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, अगर हम वायर को स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू टू एल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आर डैश, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें, आर डैश बाय आर का रेशियो ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। Which law explains the relation between pressure and volume of the gas? प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज का रिलेशन कौन सा लॉ देता है? तो एक लॉ है जिसमें कहा जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो ये हमारा बॉयल्स का लॉ था। किसका था? बॉयल्स का लॉ था। A satellite is orbiting close to Earth. Its time period depends on A satellite is orbiting close to अर्थ। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, वो बताना है। तो अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम हमारे पास तो इक्वेशंस हमें पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में अगर वो मोशन कर रही है तो उसका जो सेंट्रिपेटल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना होगा। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, तो हमारे पास क्या बचा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। ये आर सेट क्लोज टू अर्थ है तो आर हम रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मास है, एक सैटेलाइट का मास है, एक अर्थ का मास है। सैटेलाइट का मास कैंसिल हो गया, अर्थ का मास बचा। अब वी स्क्वायर सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रही है, तो वी की जगह 2 पाई आर ई बाय टी रख सकते हैं। इसको स्क्वायर कर देते हैं तो जी एम ई बाय आर ई। तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर उस साइड जाएगा और आर ई वाली सारी टर्म्स बाकी सारी टर्म्स इस साइड लेके आएंगे, तो 4 पाई स्क्वायर जी एम ई आर ई क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम पीरियड के टर्म में रेडियस ऑफ अर्थ आ रहा है, मास ऑफ अर्थ आ रहा है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, तीनों आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबो। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने बहुत बार किया है, तो इसका आंसर आप अब कमेंट में बताओ। फॉर्मूला पे से आपको यूनिट आसानी से मिल जाएगा। Which law governs the electromagnetic induction? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के लॉ से हमें पता चला कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस द ईएमएफ। तो यहाँ पे आंसर आएगा फैराडेज लॉ। डॉपलर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। हमने कल ही डॉपलर इफेक्ट का एक लास्ट पेपर में ही हमने डॉपलर इफेक्ट का एक रिलेशन किया था, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस और माइनस वी वी ओ अपॉन वी प्लस और माइनस वी एस इंटू एफ ओ। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन है, ये फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन है। तो डॉपलर इफेक्ट है वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड है।
यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों ये इसका फॉर्मूला से हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये आसानी से याद भी रख सकते हो। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, अब स्पीड ऑफ लाइट है, उसका रिलेशन है n इज इक्वल टू c बाय v। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो हमेशा एक से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। n की जगह पे आप c बाय v रखोगे तो c बाय v इज ग्रेटर देन 1, तो c इज ग्रेटर देन v, उसका मतलब v है वो c से छोटा है, तो v मतलब कि लेस देन एक वैक्यूम। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि ग्लास में स्पीड की लाइट कम होती है वैक्यूम से। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग, तो देखो बच्चों जब भी ना फेज चेंज होता है उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, एंड फ्रीजिंग मतलब कि लिक्विड से सॉलिड हो रहा है। तो इन दोनों में फेस चेंज हो रहा है, लेकिन हीटिंग करने में कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। करेक्ट रिलेशन अमोंग प्रेशर फोर्स एंड एरिया, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया ये रिलेशन, तभी हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता चला। तो ये आपको पता है, आप बता दो जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और लॉन्ग सोलेनोइड, बच्चों सोलेनोइड के अंदर इनसाइड पूछा गया है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा यूनिफॉर्म। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है। 1 E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और ये वोल्ट की जगह पे वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट हमारा यूनिट होगा जूल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू, देखो 1 किलो वॉट आवर, किलो की जगह पे हम 1000 रख सकते हैं और आवर की जगह पे 3600 सेकेंड रख सकते हैं। वॉट इंटू सेकेंड यूनिट हमारा जूल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे 36123 टोटल 5 जीरोस आ जाएंगे, तो ये रहे 1 2, ये रहे 5 जीरोस, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बी और इसका यूनिट होगा जूल। इन रेक्टिफायर सर्किट द डिवाइस यूज्ड इज, रेक्टिफायर हमें पता है एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग लेते हैं हम, तो उसमें डायोड यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा डायोड। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप पूछा गया है। तो उस दूरी से देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसका पोटेंशियल सेम हो, तो हम पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर लेते हैं, तो जिसकी दूरी r सेम होगी उस दूरी पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसा तो उस पॉइंट के अराउंड हमें एक स्फीयर मिलेगा जिसकी दूरी r सेम होगी और वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा स्फेरिकल।
the potential difference across a cell in open circuit is, तो यहाँ पे एक सपोज हम ईएमएफ लेते हैं, ये दो पॉइंट्स हैं जिसका सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन है, तो हमें पूछा गया है कि ओपन सर्किट है तो इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ये ओपन सर्किट है, बीच में एक बैटरी आ रही है जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसके जितना ही होगा, ईएमएफ के जितना ही होगा। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू ईएमएफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। सपोज ये एक डिस्क है, अब हमें पता है डिस्क के सेंटर के थ्रू जो एक्सिस जाती है उसके अक्रॉस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 होता है, लेकिन डायामीटर के अक्रॉस, डायामीटर की बात करें ये हमारा आई एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे डायामीटर पूछा गया है तो आई डायामीटर होगा mr² बाय इसका भी आधा, मतलब mr²/4। तो यहाँ पे आंसर आएगा mr²/4। यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। थीटा का यूनिट रेडियन होता है, टी का यूनिट सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। बच्चों देखो इक्वी वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जितना होता है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका उसी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन हमारा 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, अब जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है, मतलब सीधी एंड आभासी होती है और सेम साइज की होती है, तो एनलार्ज्ड भी नहीं आएगा, इन्वर्टेड भी नहीं आएगा, रियल भी नहीं आएगा, और हमेशा हमारा आंसर आएगा वर्चुअल। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर खत्म होता है, अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।